नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ आज एक बहुत ही खास मेहमान हैं और इनके बारे में आपने सुना होगा। हरियाणा कैडर के आईपीएस हैं मनवीर सोराण जी। मनवीर जी, आपका स्वागत है। आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा भी। और एक आईपीएस है ना, एक छवि ऐसे होती है कि मतलब सख्त से आदमी होंगे और डंडे और अपराधियों से वास्ता पड़ता है। लेकिन दर्शकों को बताते हुए मुझे बड़े खुशी हो रही है और मैंने इनको खुद फ़ोन करके बधाई दी। नेशनल बुक ट्रस्ट ने एक किताब छापी है दोस्तों, और वर्ल्ड बुक फेयर में इसका विमोचन हुआ, जहाँ से मैं ये किताब ले आया हूँ। राजा राम किताब इन्होंने लिखी है और आप सबने भरतपुर रियासत और चौधरी सूरजमल जी का नाम सुना होगा, भरतपुर के राजा का। उनके फोर फादर्स, पूर्वजों में से एक राजा राम जी को आप कह सकते हैं। और इनका जो इतिहास है अभी तक गुमनाम था। हमारी इस पीढ़ी को बिल्कुल पता नहीं है कि राजा राम कौन थे, लेकिन मनवीर जी ने बहुत मेहनत करके इस किताब को लिखा है और आज इनसे इतिहास की बातों से रूबरू होंगे। सबसे पहले तो भाई साहब आपको बहुत बधाई हो। और एक किताब आना मतलब एक सपने का सच होने जैसा है। और चूँकि मैं किताबें पढ़ता हूँ इसलिए मुझे पता है कि कितनी मेहनत से लिखी जाती हैं। तो कितना समय लगा आपको राजा राम किताब लिखने में? मैं आपका धन्यवाद, आपने ये किताब पढ़ी जी। और ये किताब, ये विषय चुनने में मुझे समय लगा सबसे पहले तो, कि ये तो मैंने मन बना लिया था कि लिखना है, उन लोगों पे लिखना है जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बट इतिहास में उनको स्थान नहीं मिला जी, जो मिलना चाहिए था। फिर तो और आप मानिए कोई 10, 20, 50, 100 बुक पढ़ने के बाद और कुछ रिसर्च करने के बाद जी, मुझे मुझे लगा भी ये जो ब्रिज की जर्नी है, जो ब्रिज का औरंगजेब के खिलाफ खड़ा होना है, वो बहुत बड़ी घटना है और इस पे मुझे ज़रूर कुछ न कुछ लिखना चाहिए। अच्छा जी। और इस पे इतना कुछ लिखा नहीं गया जितना लिखा जाना चाहिए था, जितनी इन लोगों की कुर्बानियाँ रही हैं। तो तब मैंने इस किरदार को चुना कि मुझे लगा कि भाई इनसे जस्टिस करने की कोशिश मैं करूं। जी। तो कितना समय आपको ये पूरा किताब की जर्नी का रहा आपका? ये आप ये मान लीजिए, उसके बाद क्योंकि जॉब ऐसी है बहुत ज़्यादा समय नहीं निकल पाता, तो 8-10 महीने मुझे इस पे 2-4 बार जैसे जाना भी पड़ा, जहाँ जिन जगह इनकी एक्टिविटीज़ जो हुई थी, जहाँ ये रहे या इनका जहाँ भी इन्होंने कोई टकराव हुआ इनका जहाँ, तो वहाँ मैं गया भी हूँ और वहाँ जो लोग थे उनसे भी बात की। तो 8-10 महीने लिखने में लग गए। और फिर पब्लिशर कौन हो, क्योंकि बिल्कुल ही नया आदमी, लेकिन एनबीटी ने छापना मतलब अपने आप में एक उपलब्धि है। जी, तो मैंने उस पर बहुत सोच के ये कोशिश की कि भाई हाँ, उस प्लेटफार्म पे जाया जाए जिसकी रीच बहुत है। एटलीस्ट लोगों तक तो तभी पहुंच पाएगी कि पब्लिशर अच्छा हो। पब्लिशर अच्छा हो। तो फिर मैंने कोशिश की और नतीजा आपके सामने, उन्होंने उस कोशिश को सराहा, शायद इसलिए ये छप गई। जी। औरंगजेब की जो छवि है जी, वैसे वो एक बहुत ही सख्त शासक की है, खासकर धर्म परिवर्तन वगैरह के मामले में। लेकिन औरंगजेब को जब आपने पढ़ा और जानने की कोशिश करी, औरंगजेब को आप कैसे डिफाइन करना चाहोगे? कैसा राजा था औरंगजेब? देखिए, औरंगजेब जब, अगर आप ये माने तो शाहजहां की पहली पसंद औरंगजेब नहीं था। वो तो दारा शिकोह था। और जब ये अफवाह फैली कि और शाहजहां बहुत बीमार है और उसकी शायद मृत्यु होने वाली है, तो औरंगजेब के पास एकमात्र विकल्प वही था कि वो धार्मिक कट्टरता को ढाल बना के आगे बढ़े, क्योंकि दारा की छवि जो थी वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कट्टर नहीं था, हर एक धर्म को साथ लेके चलने की कोशिश करता था। तो वो कट्टरता उसने उसी आधार पे वो लड़ाई लड़ी, दारा से जीता और फिर उस इमेज से बाहर ना निकलने की उसने कोशिश की और ना वो निकल पाया। वह उसी में जीता रहा। अच्छा, राजा राम जी से बात करें उससे पहले, इस जो अपना एरिया है इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह है सतनामियों का। जी।
तो आप इस किताब में भी खासकर जिक्र है उसका चैप्टर का, तो सतनामियों के साथ क्या लड़ाई हुई और उसका अंजाम क्या रहा? जी, सतनामी बेसिकली तो ये नारनौल के आसपास सेक्ट था एक, और ये लोग कृषि और कुछ आप मान लीजिए व्यापार पे आधारित थे। जो उस समय जो भी मुग़ल रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, तो उनकी कोई बहुत ज़्यादा सख्ती के कारण एक दो किसानों को उसके सैनिकों ने बहुत चोट मार दी, और वो जो प्रेशर था बहुत साल से वो अचानक फूट पड़ा, और बस वहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई। और 2-3 मुझे तो ये है कि 2-3 झटके उसने औरंगजेब को उन्होंने अच्छे दिए और नारनौल को कुछ दिन के लिए स्वतंत्र रूप से उन्होंने आज़ाद भी करवा लिया था। अगर अल्टीमेटली बड़ा हमला औरंगजेब का जब गया तो वो नहीं टिक पाए और हजारों की संख्या में उनकी हत्या कर दी गई। कहते डरते वो थे, वो उनके कहते थे सतनामी रात को जिंदा हो जाते हैं। जी, वो ऐसी मुग़ल सेना में एक अफवाह फैल गई कह लीजिए, और कुछ हद तक सतनामियों में भी ये विश्वास आ गया था पहली 2-3 झड़प जो हुई उसमें जीतने के बाद, कि उनके जो ईस्ट हैं, उनके जो बिलीव है जिन भी तो वो लोग उनके साथ हैं और उनको हराया नहीं जा सकता। अच्छा। तो उसका परिणाम ये हुआ कि औरंगजेब ने भी जब अपनी सेना को भेजा तो उसने कुरान की आयतें और ताबीज वगैरह बना के अपनी सेना को सेम उस पे कि भाई हाँ वो फेथ के साथ जाएं और मजबूती से लड़ें, उसी तरह से तैयार करके भेजा था। औरंगजेब के लिए वैसे ये पूरा एरिया हमेशा सिरदर्दी रहा है ना? इसकी शुरुआत देखें तो इसकी शुरुआत तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिखों के 5वें गुरु थे, जो जहांगीर के द्वारा उनकी हत्या है, उसके बाद से वहाँ से शुरुआत आप मान सकते हैं। जो सिखों के 6ठे गुरु हैं उन्होंने मीरी पीरी के नाम पे शस्त्र धारण कर लिए थे, तो पंजाब धीरे धीरे संगठित होने लगा था जी, है ना। तो वो अल्टीमेटली औरंगजेब के आने के बाद उस चीज़ को आप ये मान लीजिए ना, हवा मिल गई, अंगारे को हवा मिल जाती है तो वो आग बहुत तेज़ी से फैलती है। तो वही हुआ, जो अनरेस्ट कुछ एक जगह पे था वो फैल के ब्रिज हो गया, मराठवाड़ा हो गया, सब में बहुत जल्दी फैल गया। अच्छा, एक आपकी किताब में एक जिक्र मिलता है समर्थ गुरु रामदास जी का। जी, रामदास जी का क्या ताल्लुकात रहे हैं, थोड़ा बताएं उनके बारे में। समर्थ गुरु रामदास, आप ये मान लीजिए कि 12 साल की आयु में उन्होंने, समझिए 20 में शायद महाराष्ट्र से थे, और 1620 में उन्होंने संन्यास ले लिया था 12 साल की आयु में। और 27-28 साल का होने तक उनको ये लगा भी नहीं, एक बार मुझे पूरा भारत देखना चाहिए। तो वो बनारस भी गए, अयोध्या भी गए, अब ब्रिज क्षेत्र में भी आए, बहुत दिन रहे, आपके गुजरात भी गए, सिंध भी गए, कश्मीर में ऐसा जिक्र आता है जैसे जो सिखों के 6ठे गुरु हरगोबिंद हैं उनसे मुलाकात भी हुई उनकी, और 2.5-3 महीने वो आके अमृतसर स्वर्ण मंदिर में भी रहे। अच्छा। तो समर्थ गुरु रामदास को हम शिवाजी के गुरु के तौर पे, मराठों के गुरु के तौर पे, या सिर्फ महाराष्ट्र के आसपास उन्होंने लोगों को स्ट्रेंथन किया ऐसा मानते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है इस जो उनका अनुभव था 12 साल के करीब, उन्होंने पूरे भारत में अलग अलग जगहों पे जाके लोगों की हालत भी देखी, उनको मोटिवेट भी किया, और मुझे लगता है सीखा भी बहुत कुछ, क्योंकि 1606 में सिखों ने पहले शस्त्र धारण कर लिया था, तो ज़रूर यहाँ से भी कुछ लेके गए हैं। तो उन्होंने पूरे भारत के हालात देखे, जहाँ जहाँ वो अलग जगा सकते थे, लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेट कर सकते थे, उन्होंने किया। ऐसा मुझे लगता है, मेरा पुनर्जागरण का औरंगजेब के खिलाफ किया उन्होंने। अगर आप भरतपुर रियासत की बात करो पूरी जी, तो इसमें एक नाम सबसे पहला उभरता है और किसान विद्रोह के नाम पे उभरता है, तो वो गोकुला जाट का उभरता है जी। तो राजा राम जी से पहले हुए हैं गोकुला जाट? हाँ जी। तो गोकुला जाट के बारे में थोड़ा सा एक बार बताइए हमें विस्तार से। गोकुला जाट अगर आप बात करो तो वो पूरे ब्रिज क्षेत्र के लिए, और वो आप क्या कहें उसको, वो एक ज्योति के समान है।
आज भी शायद लोग उनसे प्रेरणा लेते होंगे। उनकी जो बहादुरी और उनकी लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत बेमिसाल हैं। उनके जन्म के बारे में कोई बहुत ज़्यादा प्रमाण नहीं है, बट एक दो जगह ऐसा लिखा हुआ है कि शायद 1633 में वो पैदा हुए। और जब औरंगजेब ने दिल्ली की गद्दी पे कब्जा कर लिया और उसके बाद आप 1660 से आप मान लीजिए कि मथुरा के मंदिर और आसपास के मंदिर, वृंदावन और यहाँ पे टूटने शुरू हो गए थे। जजिया भी लग गया था, किसानों पे कुछ कर बढ़ गए थे। तो ये 3-4 फैक्टर ऐसे रहे जिन्होंने धीरे धीरे किसानों को संगठित कर दिया। और ये, लेकिन क्योंकि कोई चेहरा नहीं मिल रहा था कि किसके नेतृत्व में वो आवाज़ उठाएं, तो वो चेहरा अपना गोकुला के रूप में उस इलाके को मिला। और जो भी वो 10, 12, 15, 20 गांव तिलपत के आसपास के थे, शाहबाद के आसपास के गांव थे, उन लोगों ने उन पे भरोसा किया और ये औरंगजेब के लिए बहुत बड़ी एक चुनौती बन के उभरी। तो गोकुला का वध करवा दिया था उन्होंने, किसी लड़ाई में मारे गए? जी, गोकुला तिलपत पे जब इनका लास्ट में हमला हुआ नवंबर 59 में, 1659 में, तो उससे पहले भी 2-3 छोटी लड़ाइयाँ हुई जहाँ पे किसानों को बहुत कीमत चुकानी पड़ी। और एक इस लड़ाई की खास बात ये रही गोकुला के समय में कि जो किसान लड़ रहा था तो उनकी जो पत्नियां थी वो तकरीबन लड़ाइयों में उनके साथ थी। अच्छा जी। जी। और जैसे बंदूक से अगर कोई किसान लड़ रहा है तो दूसरी बंदूक थी वो जिसको रिफिल करने में, दोबारा भरने में समय लगता था, तो उस दौरान किसान तीर के साथ लड़ता था। उसकी वाइफ उसको बंदूक को दोबारा लोड करके उसको देती थी। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो मैं जान पाया हूँ, बहुत से केसेस में ऐसा भी हुआ कि जैसे ही पति की मृत्यु हो जाती थी, वो स्त्री अपनी कटार से, कह लीजिए अपने हथियार से खुदकुशी कर लेती थी। तो ये बहुत से एग्जाम्पल हैं उस बेल्ट के। तो जो तिलपत की लड़ाई थी उसमें आप मान लीजिए 5,000, अगर महाभारत रामायण को छोड़ दें तो भारत की कोई लड़ाई ऐसी नहीं है जो 3 दिन चली है। तिलपत की लड़ाई ऐसी थी, बड़ी मजबूत सेना के सामने किसान 3 दिन लड़ पाए। तो आपसे इससे ही गोकुला की हिम्मत का अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बहादुरी से ये लोग लड़े होंगे। तो उसी में शहीद हो गए? नहीं, उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, आगरा में लेके आए, औरंगजेब के सामने उनको पेश किया और औरंगजेब ने वही कि मुस्लिम बनने का प्रस्ताव उसके सामने रखा। उससे पहले भी सितंबर में भी एक प्रस्ताव गोकुला के पास गया था कि भाई आप अगर इस्लाम स्वीकार कर लेते तो आपके पुराने गुनाह सारे माफ़ कर लिए जाएंगे। वही बात औरंगजेब ने कही आगरा में, तो बट उसने उस बात को मानने से इनकार कर दिया और आगरा कोतवाली में उसको और उसके चाचा को कुल्हाड़ियों से टुकड़े टुकड़े करके उनकी हत्या कर दी। जब उनके बाद चौधरी ब्रिजराज आए? हाँ, ब्रिजराज जी भी ये उनके करीब 11-12 साल के बाद दोबारा किसान विद्रोह खत्म हो गया? नहीं, खत्म नहीं हुआ, दबा दिया गया। बहुत से लोग मार दिए। आप मान लीजिए 12-15 हज़ार लोग एक छोटे से इलाके में मार दिए जाएं तो कितना बड़ा नंबर है। ठीक बात। तो उसके बाद तो ये दोबारा इनको संगठित होने में 11-12 साल लग गए। तो ब्रिजराज जी के नेतृत्व में, ब्रिजराज जो थे वो राजा राम के चाचा थे। अच्छा जी। तो हाँ, तो इनके नेतृत्व में प्रयास शुरू हुआ। 1-2 ये बहुत ज़्यादा आप मान लीजिए कि भाई 1-2 लड़ाइयों के बाद इनका देहांत हो गया या इनकी कह दीजिए हत्या हो गई, मृत्यु हो गई लड़ते हुए। और उसके बाद जो कमांड है फिर वो राजा राम के हाथ। राजा राम के हाथ में। ब्रिजराज जी का भी ऐसे ही जी। ब्रिजराज जी पे, ब्रिजराज जो हैं, ब्रिजराज के बेटे थे भाव सिंह। हाँ हाँ। भाव सिंह भी ब्रिजराज के साथ लड़ते हुए मर गए और वो अपनी गढ़ी पे, उनकी गढ़ी का घेराव हो गया था। तो वहाँ इनके जो सूरजमल के दादा थे भाव सिंह। अच्छा जी। अगर आप दे दें, महाराजा सूरजमल के दादा भाव सिंह थे। तो वो एक ब्लड लाइन है
तो ये है कि वो, लेकिन लकीली कि जो ये भाव सिंह और जितनी और उनकी वाइफ और जितनी लेडीज़ थी वो गड्डी से निकालने में ये लोग कामयाब हो गए थे। तो ये आगे हमें सूरजमल के रूप में एक मिल गए। हाँ। अब आते हैं आपकी कहानी के पूरे नायक जी, राजा राम जी। थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि कोई आदमी राजा राम बना कैसे? जी, तो अगेन क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो गोकुला की मृत्यु है, हाँ। और औरंगजेब के द्वारा लगातार दमनकारी नीति है जी, कि भाई आपने सारे मंदिर तोड़ दिए, जो इवन जो कृष्ण जन्मभूमि वाला मंदिर है उसको भी उन्होंने केशव राय के मंदिर के नाम से वो था, उसको भी तोड़ दिया, मस्जिदें बना दी, आपको धार्मिक सरकारी नौकरियों से लोगों को निकाल दिया गया, जो लोग हिंदू थे और सरकारी नौकरियों में थे उनको निकाल दिया गया। तो ये चीज़ दब गई थी, ख़त्म नहीं हो पाई थी। और तो ये है कि उस परिवार के हाथ में पंचायत करके कह लीजिए, या उस परिवार के हाथ में लीडरशिप आ गई। ब्रिजराज के बाद राजा राम के पास ये जब लीडरशिप की आई तो इनके पास थोड़ा अनुभव भी था, क्योंकि बहुत परिवार के लोगों को, बहुत संगठन के लोगों को इन्होंने मरते हुए देखा था। तो उस अनुभव के आधार पे शायद ये और बेहतर कुछ कर पाए और कुछ लंबे समय तक टिक पाए वहाँ पे। राजा राम को मुगलों ने जागीरदारी भी दी। जी, अगर टकराव था तो फिर जागीरदारी कैसे थी? ये जैसे मैंने अभी बताया कि गोकुला के पास भी सितंबर 69 में 1669 में एक प्रस्ताव गया था कि भाई आप आ जाओ, आपको जागीरदारी देंगे और आपके पुराने सारे अपराध हैं उनको क्षमा कर दिया जाएगा, बस आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा। ठीक है। इनके पास वैसा नहीं था, बट क्योंकि औरंगजेब उस समय पे लगातार इस अनरेस्ट से के अभियान में थे। हाँ, लगातार इस अभियान से थोड़ा सा परेशान भी थे और दक्कन में जा रहे थे। तो उनके पास ये था भाई उन मराठों पे पूरा ध्यान लगाने के लिए ये यहाँ जो राजधानी के आसपास के इलाके थे उनको नियंत्रण में रखने के लिए चाह रहे थे कि इनके अंदर से ही कोई ऐसी व्यवस्था कर दी जाए कि कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जो इनको आवाज़ ना उठाने दे। तो मथुरा और उसके आसपास के करीब 500 गांवों का एक बार इनको जागीरदार बनाया था। अच्छा, तो फिर इन्होंने उस जागीरदार बनने के बाद अपनी ताकत और मजबूत कर ली? अपनी ताकत मजबूत की, अपने संगठन को मजबूत किया, अपने लोगों को अलग अलग जागीरें पुरस्कार में दी और उनको हर जागीर के साथ एक निश्चित सेना या निश्चित संख्या में लोगों को घोड़े और बंदूकों के साथ प्रशिक्षित करके और रखने के लिए उनको तैयार किया। अच्छा, जब भी बात चलती है इधर भरतपुर रियासत की, तो जाट कम्युनिटी हो या फिर इधर की किसान कम्युनिटी हो, वो बड़े गर्व के साथ एक बात कहते हैं कि अकबर की हड्डियां भी कब्र से निकाल के जला दी थी। तो उसमें सिकंदरा का जो हमला था वो मेरे ख्याल से 2 हमले हुए उस पर। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ उस दौर में जब औरंगजेब जैसा शासक है और इन्होंने हमला करके अकबर की हड्डियां भी जला दी इन्होंने कब्र से निकाल के? जी, एक तो 2 बातें हैं इसमें। एक तो जब ये राजा राम जी संघर्ष कर रहे थे तो तब तक तो शायद किसी ने भरतपुर की कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि भरतपुर तो आप समझिए उसके कोई 30, 40, 50 साल के बाद अस्तित्व में आया है। हाँ, लेकिन ये है कि इनके जो मन में जो पीड़ा थी, जो इनके बुजुर्गों से, गोकुला से, बाकी लोगों से जो अन्याय हुआ है, तो एक सिंबॉलिक तरीका होता है आपको क्राउन तक अपनी नाराजगी पहुंचाने का। हाँ। तो इन्होंने उसको, मुझे तो ऐसा लगता है बिल्कुल आंख में उंगली डालने वाला वो आप समझिए, जिसके बुजुर्गों को मार दिया, जिसके परिवार को मार रखा है, जिसके अगर आप समझिए 20, 30, 50 हज़ार लोग आपके आसपास कत्ल कर दिए गए हों, आपकी कम्युनिटी के, आपके भाईचारे के, आपके, तो उनको कितनी बड़ी पीड़ा थी। तो उन्होंने इसको औरंगजेब तक अपनी नाराज़गी पहुंचाने का एक जरिया बना लिया। पहली कोशिश की, पहली कोशिश में वो लीक हो गई खबर, आप ऐसे कह लीजिए, और जो मुगलों ने अच्छी तैयारी कर रखी थी जिसमें इनको नुकसान भी काफ़ी हुआ और वो सफल नहीं हो पाए। पहले में ये पीछे हट गए और फिर इन्होंने अपनी गलतियों से सीखा। इन्होंने अपना गुप्तचर जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया। अच्छा जी। और एक
इन्होंने अपनी रीच को बढ़ाया। आप ये मान लीजिए, पहले अगर गोकुला का विद्रोह है या गोकुला की लड़ाई है, वो 20-30-50 गांवों की लड़ाई है, छोटी रह गई। तो इन्होंने आप 15-20 डिस्ट्रिक्ट तक और अलग अलग कम्युनिटी अकेले, आप देखिए रणथंभौर के राजपूतों के लिए, वो चौहानों के लिए लड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ तक इनकी रीच थी। तो इन्होंने अपनी रीच को बढ़ाया। इन्होंने और जो जातियाँ और जो गोत्र जो बाहर थे, जो और पंचायतें बाहर थी, उनसे बात की, उनको साथ लेने की कोशिश की, जिसमें काफ़ी हद तक इनको सफलता भी प्राप्त हुई। सोगरिया एक बहुत बड़ा एक वहाँ पे ग्रुप कह लीजिए, जाटों का एक गोत्र कह लीजिए, वो है। तो उनके साथ इनका जो राम की चहार कह लें, ये राम चेहरा कह लें, उनके रूप में एक लीडर उनका भी इनके साथ था, गोत्र से। हाँ जी। और कंधे से कंधा मिला के उन्होंने ये लड़ाई लड़ी। और जो दूसरी सिकंदरा की लड़ाई है, वो ये दूसरा हमला सिकंदरा पे, हाँ जी, किस तारीख को? ये मार्च 1688 में। ओके, मार्च 1688 में ये हुआ और इसमें इनको सफलता प्राप्त हुई। और उसमें आप समझ लिए उसको जो नुकसान पहुंचाते हैं, क्या किया इन्होंने? उस बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचाया, और जो अकबर की अस्थियां थी उनको उसका क्रियाक्रम कर दिया, दाह संस्कार कर दिया, उनको प्रभावित कर दिया। तो वो अपनी नाराज़गी औरंगजेब तक पहुंचाना चाह रहे थे, वो अच्छे से पहुंचा पाए। औरंगजेब को जब ये समाचार मिला होगा, उस समय टेलीफोन तो थे नहीं, लेकिन लेट मिला होगा, लेकिन मिलने के बाद उसकी क्या प्रतिक्रियाएं रही होंगी? हालांकि औरंगजेब बहुत पहले से ये कोशिश कर रहा था कि राजा राम को अच्छे से कुचल दिया जाए या इस ब्रिज के इलाके को कुचल दिया जाए। और उसके बाद उसने अपने पोते बेदार बख्त, उनका अपने पोता है उनका, उसके नेतृत्व में एक सेना को भेजा कि बाकी लोगों पे उन्होंने ट्रस्ट करने की बजाय अपनी फैमिली का कोई व्यक्ति भेजा कि भाई हाँ, इनको हर हालत में राजा राम को ठिकाना लगाना है। नहीं लगे फिर वो, ये उस समय नहीं लग पाए। और फिर उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा समय मिला भी नहीं, क्योंकि उसके 2 महीने के बाद वो जो चौहान और शेखावतों की लड़ाई थी, उसमें रणथंभौर में इनकी। अच्छा, राजा राम जी चौहानों के लिए लड़ रहे थे? चौहानों के लिए लड़ने के लिए रणथंभौर गए हुए थे। तो चौहानों ने इनसे, जाटों से मदद ले रखी थी या ब्रिज के एरिया से मदद ले रखी थी, और मुगल जो थे वो शेखावतों की तरफ से लड़ रहे थे। अच्छा, तो वहाँ इनको गोली लगी और उनसे इनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, इसमें एक किताब में एक बड़ा, और औरंगजेब ने को यकीन नहीं हुआ, उन्होंने इसकी गर्दन को साउथ में मंगवाया था कि भाई इसके सिर को देखूंगा, हाँ मैं खुद देखना चाहूँगा भाई ये मरा है नहीं मरा है। तो उन्होंने फिर उनका क्रियाक्रम भी नहीं कर पाई है, तो उनकी तो हो ही नहीं सकता था जिस हालात में, जितनी नफरत औरंगजेब को थी। तो वो लड़ाई चौहान हार गए थे? वो लड़ाई चौहान हार गए थे शेखावतों से। जी, शेखावतों के लिए मुगल लड़ रहे थे। जी। ओह, अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग है लाल बेग की कहानी। जी, थोड़ा लाल बेग के बारे में बताओ। लाल बेग एक आऊं करके एक पुलिस पोस्ट थी उस समय, उसका थानेदार कह लीजिए, थानेदार था। और उसका टेरर जो इलाके में रखने का जो तरीका था वो ये था, जो हिंदू महिलाएं थी जो सो कॉल्ड प्रभावशाली घरों की महिलाएं थी या बहुत सुंदर महिलाएं थी, उनको ये उठवा लेता था लाल बेग अपने कोतवाली उसमें ले जाता था। जो भी उसने अपनी कोतवाली में या जो भी एक स्थान बना रखा था जहाँ उन्हें 20-30-50 महिलाएं रख रखी थी ऐसी जी। तो वो ऐसी ही एक घटना जब होती है और तो उसकी जानकारी राजा राम को मिलती है। तो उसके बाद वो ये फैसला करते हैं भाई हाँ ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अत्याचार इसने कर दिए, तो इसको अब बदला, इसको इंसाफ देना चाहिए। तब वो लोग संगठित होके और एक किसी मेले में जो वो सुरक्षा का प्रबंध लाल बेग के पास है, वहाँ भूसे की जो बैलगाड़ी कह लीजिए उसमें भूसा बेचने के व्यापारी बन के जाते हैं और उसमें अपने सैनिकों को लेके जाते हैं और उसके बाद लाल बेग से और उसके बाकी सैनिकों से हत्या हो जाती है, उनकी बदला लेते हैं, मार दिया। एक अघर खान का भी जिक्र है इसमें। अघर खान जो थे वो तुरानी एक सेनापति थे। तुरानी आप ये मान लीजिए जो बाबर की ब्लड लाइन है,
या सेम मंगोल और तुर्क जो ब्लड लाइन है उनका एक वो था। और उसने अफ़गानिस्तान में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया था, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी मुग़ल क्राउन के उस समय नीचे था जी। तो और उसको साउथ में जब लड़ाई के लिए औरंगजेब की तरफ से बुलावा आया तो जा रहा था। और दिल्ली में उसको 2-3 बार लोगों ने कहा, जो भी उसके सलाहकार थे रास्ता बदलने के लिए, कि जी आगे ये जो जाटों का इलाका है, राजा राम का इलाका है, और ये लोग जो स्पेशली मुग़ल दस्ते हैं, मुग़ल व्यापारी हैं, इनको लूट लेते हैं, आप इधर मत जाओ। बट उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि वो कई लड़ाई जीत चुका था, तो वो नहीं माना और उधर से चला गया। तो धौलपुर के पास जब वो पहुंचा तो इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से उसको लूट लिया, उसको ललकारा, उसकी और उसके दामाद की हत्या कर। वो जा रहा था औरंगजेब के पास? जी, वो बिल्कुल साउथ में जा रहा था औरंगजेब के पास। जो भी तो औरंगजेब के पास जा रहा था तो निश्चित तौर पे कुछ तैयारी से जा भी रहा था, बट उन्होंने कोई वीक मोमेंट चुन के और उनको लूट लिया जी। लूट भी लिया और उनकी लड़ाई के दौरान उसकी हत्या भी हो गई। तो ये राजा राम जी के बाद में किसने संभाली भरतपुर? राजा राम जी के बाद में तो बड़ा 3-4 साल बहुत टफ रहा। 3-4 साल बहुत टफ रहा कि औरंगजेब ने एक जाटे बज्जात के नाम से एक हुक्मनामा जारी किया। जाटे बज्जात जी, कि ब्रिज का जाट दिख जाए उसकी हत्या करनी है। और उसके लिए जो भी शाही सेनाएं थी वो महाराजा जयपुर के नेतृत्व में 3 साल 4 साल तक लगी रही और बहुत बड़ी संख्या में खोज के मारे। बहुत बड़ी संख्या में लोग 1692 के आसपास, तब थोड़ा सा इनको ब्रीदिंग स्पेस मिला जब किसी बगावत के कारण जो सेनाओं को काबुल की तरफ कहीं भेजना पड़ा और इधर थोड़ी राहत मिली, तो फिर ठाकुर चूड़ामन के नेतृत्व में धीरे धीरे लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। तो भरतपुर रियासत की अगर नींव की बात करें तो ठाकुर चूड़ामन के समय में डलनी। जी, मैं ये मानता हूँ कि जो ठाकुर चूड़ामन के कार्य हैं वो उस समय सबको बचा के रखना, तो लोग उनसे इंसाफ नहीं करते, उनको मौका परस्त और कुछ कहते हैं, बट उस समय के हालात में जब आपकी कास्ट को ही देख के मारने का हुक्म हो, तब आपने सबको बचा के रखा। आपने 5 से 10 जिलों में अपना प्रभाव ऐसा रखा कि आपको किसी क्राउन की ज़रूरत नहीं थी, उसके बगैर भी आप राजा थे। तो वो बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी थी उनमें। और समय के साथ लोग जैसे मुझे लगता है राजा राम को पढ़ेंगे, उनसे न्याय करेंगे, तो ऐसे ही बाकी जो ठाकुर चूड़ामन जैसे लोग हैं उनसे भी वक्त ज़रूर न्याय करेगा। चूड़ामन जी महाराजा सूरजमल के क्या लगते थे रिश्ते में? आप उनके दादा के भाई, आप समझ, दादा के भाई, एक ही परिवार था। हाँ, एक परिवार, एक ब्लड लाइन है। चूड़ामन जी के बाद आए महाराजा सूरजमल। उनके पोते हैं, उनके फादर आए पहले बदन सिंह, फिर बदन सिंह। हाँ जी, बदन सिंह, चूड़ सिंह। हाँ, बदन सिंह के बाद ये आए अपना महाराजा सूरजमल। अच्छा, भरतपुर रियासत की बात जब करते हैं हम, गढ़ियों का बहुत जिक्र आता है। जी, ये क्या गढ़ियों का क्या कॉन्सेप्ट है? ये गढ़ी असल में क्या है, गढ़ी 2 जगह से इम्पोर्टेंट थी कि साधन कम थे तो आप कच्ची गढ़ी बना सकते हो, और आप ये मान लीजिए कि नज़रों में भी नहीं आना था, तो डेंस फॉरेस्ट जो थे बहुत, जो ये जितने भी इलाकों में इन्होंने गढ़ियाँ बनाई, कि वो एक तो दलदली इलाका है। अच्छा जी। जहाँ पे आज भरतपुर है उसके आसपास का दलदली इलाका है और बहुत कटीला जंगल था, कीकर और वो थे। तो इन्होंने वो जगह आइडेंटिफाई की जहाँ सेनाएं ना पहुँच भी सकें तो भारी हथियार ना पहुँच सकें। ओके। तो गढ़ियाँ मिट्टी से कवर करके 20-20, 50-50, 100-100, 200-200 सैनिकों के लिए उन्होंने ऐसे स्थान बनाए जहाँ वो छुप के, अगर दुश्मन आ भी रहा है, एक तो उनकी गुप्तचर प्रणाली चलती रहे और दूसरा उनकी गति को धीरे किया जा सके। छोटी छोटी गढ़ियाँ बनाई। जी।
तो डिंग का किला तो बहुत बाद में बना है। हाँ, डिंग का किला बहुत बाद में, वो तो बदन सिंह जी के समय का बना हुआ है। बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, आप पढ़ेंगे बढ़िया मज़ा आएगा आपको। मैंने पढ़ी है, इंटरव्यू के लिए पढ़ी है और उससे पहले भी पढ़ी थी। बहुत शुभकामनाएं भाई साहब, धन्यवाद। आप आए, आपने किताब पे बात रखी और ये बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा में अब ऐसे विषयों पे भी आप जैसे लोग लिखने के लिए आगे आ रहे हैं जो जिनकी ज़रूरत है। अच्छा, तो चलो आपने हरियाणा का नाम लिया तो इस विषय पे मैं 1 मिनट ज़रूर लेना चाहूँगा कि आप हरियाणा को अगर देखेंगे तो हरियाणा तो बहुत रिच रहा है। जो हमारी बेल्ट है, वेदों से, उपनिषदों से लेके, महाभारत से लेके बहुत कुछ लिखा गया है। लेकिन ये 800-900 साल बीच के ऐसे निकले तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ युद्ध काल है वो। हाँ सर, सर्वाइवल के लिए लोग लड़ते रहे, तो लिखने वाली तो बात ही ख़त्म हो गई थी। प्लस वो शासन बदल गए थे तो आप अपने बारे में लिख नहीं सकते थे, बहुत सी चीज़ें थी। अब आज़ादी के बाद ये इलाका थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, तो मैं आप भी, सारे दर्शक भी आपके ये जानते हैं कि अब हम शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे बहुत तरक्की कर रहे हैं और बाकी लोग भी लिखेंगे, मेरे को ऐसा लगता है। तभी अपने अपने क्षेत्रों के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में आप भी ज़रूर लिखिए। अच्छा भाई साहब, आप चूँकि इंटरव्यू तो खैर किताब पे था, पर मैं एक सवाल दर्शकों से भी ज़रूर आपको मिलवाना चाहूँगा। आप बहुत ही अच्छी पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो एक बार अपने पिताजी के बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बता दीजिए। जी जी, ये मेरे फादर चौधरी जोगेंद्र सिंह जोग, हम हिसार ज़िले में छान गांव है हमारा जी, और 3 बार विधायक रहे हैं, 2 बार नारनौंद से और 1 बार बरवाला से जी। बहुत ही अच्छी छवि उनकी थी और जोग लगाते थे, इसका पीछे क्या कारण? जोग दोस्तों ने नाम दिया था। अच्छा, तो वो जोगेंद्र सिंह है वो जोग। जब वो स्कूल में या कॉलेज में थे तो जितने दोस्त थे वो जोग के नाम से ही उनको संबोधित करते थे, तो प्यार से दी हुई चीज थी तो उन्होंने हमेशा अपने साथ रखी। बहुत बढ़िया, वैसे बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, नमस्कार।